मेरा नाम कांति है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिता की मौत हो गई थी। मुझे मेरी माँ ने पाला था। हम 3 बहनें थे। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने हमेशा मेरे सारे शौक पूरे किए थे। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि मेरा अच्छा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवा दिया था। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, वह गाँव का रहने वाला था, लेकिन वह यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहता था। धीरे-धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम दोनों यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर एक साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। वह मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी। हम एक दूसरे को टूट कर चाहते थे। एक दिन जब मेरी माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी शादी करनी है, तो मैंने उनको बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। वह पढ़ा-लिखा भी था। जैसा मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, राहुल में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। मेरी माँ ने एक दिन राहुल को बात करने के लिए हमारे घर पर बुलाया। माँ ने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने माता-पिता को हमारे घर भेजना पड़ेगा। राहुल राज़ी हो गया था। राहुल ने मेरी माँ से कहा कि वह अपने पिता से बात करके बता देगा। उसने बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता गाँव के मुखिया हैं और मेरे पिता गाँव के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं तो यहीं रहकर बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैं गाँव नहीं जाना चाहता। मैं गाँव कभी-कभी जाता हूँ, सिर्फ़ अपने पिता और भाई से मिलने के लिए। एक मेरा छोटा भाई भी है, तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अपने पिता को ही हमारे घर भेज देना। राहुल ने जब अपने पिता से बात की, तो वह हमारे घर रिश्ता लेकर आने के लिए राज़ी हो गए। कुछ दिनों बाद जब राहुल के पिता मेरे घर आए, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी माँ तो वैसे भी शादी करने के लिए तैयार ही थी। मेरी माँ को राहुल और उसकी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल के पिता ने कहा कि हमारा बेटा शहर में ही पढ़ा लिखा है और वह यहीं पर नौकरी करेगा, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी शहर में नहीं बल्कि गांव में ही रहेगी। लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, चाहे उसका पति गांव में रहकर काम करे या शहर में रहकर। लेकिन जब वह घर चली जाएगी तो उसे ससुराल में ही रहना पड़ेगा। ये ना हो कि आप लोग कहें अगर राहुल शहर में नौकरी करता है तो आपकी बेटी भी शहर में ही रहे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी माँ ने सोचा और थोड़ी देर के बाद कह दिया कि आप ठीक कह रहे हैं। बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी-कभी तो हमारी बेटी हमारे पास आ सकती है ना? तो मेरे ससुर कहने लगे, जी बिल्कुल, बेटी आपसे मिलने के लिए कभी-कभी आ सकती है। उसके बाद मेरा रिश्ता तय हो गया और मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई। कुछ दिनों बाद शादी हो गई। राहुल ने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी क्योंकि वह ससुराल में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। शादी करके जब मैं अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पर कोई औरत नहीं थी, बस मेरे ससुर और मेरा एक देवर ही घर में रहता था। मैंने सोचा कि शायद राहुल की फैमिली गाँव से बिलॉन्ग करती है, तो शायद उनका घर ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला था। इतने बड़े बंगले को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि मैं इतने बड़े बंगले की बहू बनकर आई हूँ। यहाँ पर 10-12 की तादाद में तो नौकर थे, जिसमें से कुछ नौकर हैं और कुछ नौकरानियां भी थी। मैं तो अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी और राहुल भी बहुत खुश थे। राहुल ने कहा कि मैं अपने घर 2 दिन महीने में एक बार आता हूँ और वहां भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अब मैं यहाँ पर 1 महीने तक तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं चला जाऊँगा, तो मैं हर महीने में एक बार चक्कर लगा लिया करूँगा। तुम्हें यहाँ पर मेरे बिना रहने की आदत डालनी होगी और तुम इस घर की मालकिन हो और गाँव के सरपंच के बेटे की बड़ी बहू हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही समझदारी से रहना है। गाँव के लोग मेरे पिताजी की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैंने कहा राहुल, तुम्हारे पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम शहर में रहकर अपना बिजनेस क्यों कर रहे हो? तुम अपने गांव में भी तो कोई काम कर सकते हो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं गांव के माहौल से बहुत अलग सोच रखने वाला इंसान हूँ। मुझे यहाँ गांव के तौर तरीके ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी माँ शहर की थी,
मैं कभी-कभी अपनी नानी के घर शहर जाया करता था, तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। अपने पिताजी से शहर में अपनी पढ़ाई और अपने बिजनेस सेट करने पर मैंने बहुत ज़्यादा जिद की थी, तब जाकर मैं शहर आया था। मेरे पिताजी को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि उनके बेटे खूब तरक्की करे। मेरा छोटा भाई गाँव की ज़मीनों का मालिक है और वह यहाँ की ज़मीनों पर काम करवाता है और मैं एक बिजनेसमैन और मेरे पिताजी गाँव के सरपंच। भगवान का दिया सब कुछ है। ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुज़र रही है और अब तुम भी इस घर में आ गई हो, तो मेरे पास सब कुछ आ गया है। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे ससुराल में रहकर कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। सारे काम घर के नौकर ही किया करते थे। मैं तो सारा-सारा दिन आराम करती थी और अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती रहती थी। मेरे पति ने मुझे सारा गाँव दिखा दिया था। मुझे उनका गाँव बहुत पसंद आया था और गाँव के लोग हमारी बहुत इज़्ज़त कर रहे थे और मुझे मालकिन-मालकिन कहकर पुकार रहे थे। मैं बहुत खुश थी। शायद ऐसी ससुराल मुझे शहर में भी नहीं मिल सकती थी। आज मुझे राहुल को पसंद करके खुद पर नाज़ होता था कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है और राहुल से शादी करने का फैसला मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। जब 1 महीना हो गया, तो राहुल ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनके शहर जाने पर मेरी आँखों में आँसू आ गए थे, क्योंकि मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। पर क्या करती, मजबूरी थी। उनका बिज़नेस वही सेट था। राहुल ने मुझे खूब प्यार किया और उसके बाद वह शहर जाने के लिए रवाना हो गए। वह मुझसे कह कर गए थे कि वह हर महीने एक चक्कर ज़रूर लगाया करेंगे। अब मैं घर में अकेली हो गई थी, क्योंकि घर में बात करने के लिए कोई औरत भी नहीं थी। अपने ससुर और देवर से मैं क्या बातें कर सकती थी। एक दिन राहुल के जाने के बाद मैं जब अपने कमरे में रात को सोने के लिए लेट गई, तो मेरे साथ बड़ा ही अजीब हादसा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे रात को कोई चीख रहा है, पर शायद यह मेरा वहम हो सकता था। यह सोचकर मैं सो गई। वैसे मैंने इस बंगले में अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं देखी थी, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। जैसे-जैसे दिन गुज़रते चले जा रहे थे, मुझे लगातार एक बात महसूस हो रही थी। मुझे कुछ अजीब सी चीखों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं सारा दिन घर पर रहती थी और अकेले घर में ज़्यादातर सोते ही रहती थी। इसलिए सुबह को मेरी जल्दी आँख खुल जाती थी और घर में मेरे ससुर और देवर उस टाइम पर सो रहे होते थे। दिन में एक बार मैं सारे बंगले का चक्कर लगा लिया करती थी, क्योंकि बाहर तो मैं टहलने के लिए निकल नहीं सकती थी। इसलिए पूरे घर में ही टहल लिया करती थी। जब से राहुल गए थे, तो मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन मैं अपने साथ एक नौकर को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में सफाई लगवाने के लिए चली गई थी। नौकरानी तो सफाई करने में बिजी हो गई थी और मैं यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर जगह-जगह का जायजा लेने लगी, क्योंकि मैं ऊपर पहली बार आई थी और अब जबकि मैं इस घर में इकलौती औरत थी, इसलिए घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मैंने उठा ली थी और मैं अपनी निगरानी में ही नौकरों से सारे काम करवाया करती थी। अचानक एक कमरे का दरवाजा खूब जोर-जोर से बजने लगा और जो मेरे साथ नौकरानी आई थी, वह भी अपना काम छोड़ हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उस कमरे से आवाज आ रही थी कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बचाओ, और साथ ही बुरी तरह से दरवाजे को पीटा भी जा रहा था। नौकरानी कहने लगी, मालकिन चलिए यहाँ से, यहाँ पर भूत रहता है, और उसको तो पसीने छूटने लगे। जबकि मैं वहीं खड़ी उस बंद दरवाजे की तरफ देखती रही। मेरा दिल कहने लगा कि मैं इस दरवाजे को खोल कर देखूं, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मगर मैंने देखा कि दरवाजे पर तो बहुत पुराना सा मजबूत ताला लगा हुआ था। मैं खड़ी हुई उसे देख ही रही थी कि इतनी देर में ही मेरे ससुर वहां पर आ गए और वह कहने लगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। उनके आने पर मैं पीछे हट गई थी। नौकरानी कहने लगी, बड़े साहब, इस कमरे में भूत है, और वह जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। कोई और आवाज भी आ रही थी, किसी औरत के चीखने की आवाज थी। मैं गौर से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो वह मुझसे कहने लगे, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, पापा जी, मैं यहाँ पर नौकरानी को लेकर सफाई करवाने के लिए आई थी। मैंने देखा कि इस दरवाजे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, आज के बाद तुम्हें इस वाले पोर्शन में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सफाई करवाने की।
उन्होंने नौकरानी की तरफ देखा और कहने लगे, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो जाओ यहाँ से। फिर उन्होंने मुझे भी कहा, तुम भी नीचे जाओ और अपने कमरे में आराम करो। कमरे से बाहर ज्यादा मत निकला करो। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरे पीछे-पीछे वह भी नीचे आ गए। अगले दिन मेरे ससुर ने सारे नौकर और नौकरानी को इकट्ठा करके कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में भूत है, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं जाएगा। उनके कहने की देर थी कि यह बात सारे गांव में फैल गई, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं शहर की पढ़ी-लिखी लड़की थी और ऐसी मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करती थी। मेरा दिल यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वहां पर कोई भूत हो सकता है। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर कोई बंद है और उसे मदद की जरूरत है। पर मैं अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं कर पाई थी। शायद मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। राहुल रोज मुझे रात को फोन किया करते थे। मैंने उनको इस बारे में नहीं बताया था। राहुल को 1 महीना हो चुका था और राहुल 2 दिन के लिए मुझसे मिलने गाँव आ गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और 2 दिन किस तरह से राहुल के साथ हँसे-खुशे गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। राहुल ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें यहाँ मेरे बिना कोई परेशानी तो नहीं होती? मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जब 2 दिन पूरे हो गए तो राहुल वहां से चले गए और मैं फिर से अकेली रह गई। एक दिन मैं अपनी निगरानी में नौकरों से घर का कोना-कोना साफ करवा रही थी। घर में कोई नौकरों को रोकने-टोकने वाला नहीं था, इसीलिए वह उल्टा-सीधा काम करते थे, ठीक से सफाई नहीं किया करते थे। मैं अपनी निगरानी में खुद खड़े होकर नौकरों से काम करवा रही थी। नौकर अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक मेरे पास राहुल की कॉल आ गई, तो मैं उनसे बात करने में बिजी हो गई। नौकरों ने जब देखा कि मैं फोन पर बात करने में बिजी हो गई हूँ, तो वह आपस में बातें करने लगे, जबकि मैं फोन पर बात कर रही थी। मेरे कानों में उनकी आवाज पड़ने लगी। वह आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें मालूम है, बंगले के ऊपर वाले हिस्से से मुझे बड़ी अजीबो-गरीब आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी औरत की डरावनी सी आवाज हो। यह एक नौकर दूसरे नौकर से कह रहा था। दूसरा नौकर कहने लगा, हाँ, मैंने भी एक दिन किसी मर्द की आवाज सुनी थी। तो पहले वाला नौकर कहने लगा कि हाँ यार, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। तभी तो बंगले के ऊपर वाले हिस्से से किसी औरत की आवाज आती है, तो कभी किसी मर्द की आवाज आती है। बड़े साहब ने ठीक कहा था। ऊपर वाले कमरे में भूतों ने बसेरा कर लिया है, क्योंकि ऊपर वाला कमरा काफी टाइम से बंद ही रहता है और वहां पर कोई जाता भी नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गई थी। वह लोग इस बारे में ही बात कर रहे थे। मेरा ध्यान राहुल की तरफ से ज्यादा नौकरों की बातों पर लगा हुआ था। तभी राहुल ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी बात सुन तो रही हो ना? मैं अचानक घबरा गई और कहने लगी कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी नौकरों से काम करवा रही हूँ। राहुल ने कहा ठीक है। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने अपनी सीधी नजर ऊपर उठाई और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ देखा। ऊपर वाले हिस्से की तरफ जब मेरी नजर गई तो मुझे भी डर लगने लगा। शायद यह बात सच थी। वहां पर भूतों ने बसेरा कर लिया था। सबकी तरह मैं भी इन बातों पर यकीन करने लगी। फिर अक्सर वो भूत किसी न किसी तरह से घर के नौकरों को तंग करने लगे थे और यह भी सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था और फिर बंगले में शादियों का हंगामा उठने लगा था। दरअसल मैंने सुना था कि मेरे ससुर गांव की गरीब लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से और अपने खर्चे पर करवाते हैं। वह गांव के हर घर की बेटी की शादी अपनी जिम्मेदारी पर ही करवाते थे। अभी भी ऐसा ही हुआ था। एक नौकरानी की बेटी की शादी उन्होंने एक अमीर घर में तय कर दी थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें जब यह बात बताई तो वह कहने लगी कि तुम्हारे ससुर क्यों किसी गरीब लड़की की शादी इतने बड़े अमीर परिवार में करवाएंगे। मेरी माँ को तो इस बात पर यकीन नहीं आता था। हैरत की बात तो मेरे लिए भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरे ससुर की इस गांव में बहुत इज्जत है, तो वह इसीलिए लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए यह काम करते होंगे। तभी तो यहाँ के लोग मेरे ससुर को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं। जो नौकरानी थी, उसकी बेटी की शादी मेरे ससुर ने खूब धूमधाम से की थी। वह नौकरानी भी बहुत खुश थी अपनी बेटी की शादी इतने अमीर परिवार में हो जाने से, और वह मेरे ससुर का बहुत एहसान मानती थी। मगर अचानक वह नौकरानी
शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद बंगले से बिल्कुल ही गायब हो गई। नौकरों में इस बात को लेकर भी हमेशा बातचीत चलती रहती थी। आखिर मैं भी इसी सोच में पड़ गई थी कि वह नौकरानी अचानक कैसे गायब हो सकती है। आखिर क्या वजह हो सकती है उसके गायब होने की। बातें बंगले के नौकर और नौकरानियां हमेशा इसी बारे में बात करते रहते थे। फिर एक दिन मैंने यह बात एक नौकरानी से पूछ ली कि तुम्हारे साथ जो नौकरानी काम किया करती थी, उसकी बेटी की शादी जब से हुई है, वह नौकरी पर क्यों नहीं आ रही? मैंने सोचा शायद वह अपनी नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हो। तो नौकरानी ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे बताया कि वह बड़े साहब से छुपकर अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल चली गई थी। बस तब से ही वह वापस नहीं आई। मैंने बड़ी हैरानी से नौकरानी से पूछा कि आखिर उसे अपनी बेटी की ससुराल जाने के लिए ससुर जी से छुप कर जाने की क्या जरूरत थी, और शायद यही गलती उसने भी कर ली थी। फिर पता चला कि वह नौकरानी कुछ उदास उदास से घूमने लगी थी, और कोई अगर उससे पूछता कि क्या बात है, तो वह यह बताती कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, मगर वह उससे मिल नहीं सकती थी। नौकरानी ने बताया कि असल में बड़े साहब ने मना कर रखा है कि तुम अपनी बेटी की शादी के बाद उससे मिलने उसकी ससुराल मत जाना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। जिस वजह से वह अभी तक अपनी बेटी के घर नहीं गई थी। लेकिन शायद औलाद की तड़प ही ऐसी होती है कि वह और ना रह सकी, और इसी तड़प में उसने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया। इसलिए वह बंगले में वापस नहीं आई। यह बातें मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी। आखिर मेरे ससुर जी लड़कियों की शादी अगर करवाते हैं, तो फिर उनके माता पिता से उन्हें मिलने क्यों नहीं देते हैं कि चलो तुम अपना काम करो। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी। आखिर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। उसके बाद मेरे ससुर ने एक उसूल बना लिया था कि जो नौकर उनका यह उसूल मानेगा, उस नौकर की बेटी की वह शादी करवाएंगे वरना नहीं। और उनका वसूल यह था कि उनकी हर बात को मानना होगा जो वह कहेंगे, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि कोई भी नौकर अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने के लिए नहीं जाएगा। वह गांव के लोगों से भी यह बात कहा करते थे, और घर के नौकरों से भी यही बात कहते। मैं अपने ससुर की यह सारे काम चुपचाप देखती रहती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे मना किया था कि मेरे पिता के खिलाफ तुम कभी भी कोई एक्शन नहीं उठाओगी। वह जो भी काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। तुम्हें कभी भी इस घर के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इसी वजह से खामोश थी, वरना मैं अपने ससुर से सवाल करना चाहती थी कि आखिर आप उनके माता-पिता को उनसे मिलने क्यों नहीं देते? उन्होंने बहुत सारे नौकरों की और गांव के लोगों की बेटियों की शादी करवाई थी। कुछ तो अपनी बेटियों से मिलने गए जो कभी वापस ही नहीं आए, और कुछ इस डर में जी रहे थे कि उनको अपनी बेटी से मिलना था। एक दिन मेरा देवर काफी टाइम बाद घर वापस आया था। ना जाने वह कहाँ पर जाता था और कई कई दिनों में घर वापस आता था। मेरे ससुर ने मुझे उसके आने से पहले ही मुझसे कह दिया था कि आज रात राज आ रहा है, तुम उसके लिए नौकरों से कहकर उसकी पसंद का खाना बनवा लो। मैंने अपने ससुर की बात में सर हिला दिया था। मैंने नौकरानी से कहकर देवर के लिए उसकी पसंद का खाना तैयार करवा लिया था। एक दिन जब खाना तैयार हो गया, तो मैंने नौकरानी से खाना लगाने के लिए कहा। मेरे ससुर और देवर खाने की टेबल पर नहीं आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही उन लोगों को जाकर बुला लेती हूँ। मैंने जाकर अपने ससुर के कमरे पर दस्तक दी। मुझे अंदर से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए दरवाजा हल्का सा खोलकर जब मैंने देखा, तो वहां पर कोई नहीं था। मैं खाली कमरे को देखकर दरवाजा वापस बंद करके पलटकर आ ही रही थी कि जब मैंने अपने ससुर और देवर को घर के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ से लौटकर आते हुए देखा था। मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि वहां ऊपर वाले पोर्शन पर क्यों गए थे। वहां तो अब कोई नहीं आता जाता था। यहाँ तक कि मेरे ससुर ने नौकरों को भी जाने से मना किया हुआ था, और उन्होंने मुझसे भी ऊपर जाने के लिए मना किया हुआ था। फिर वह लोग वहां क्यों गए थे? भूत की मौजूदगी से तो अच्छे-अच्छे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर क्या इन लोगों की डर नहीं लग रहा था? जबकि यह तो उनका ही कहना था कि वहां पर भूतों का बसेरा है। मैं वहीं पर खड़ी हुई यह सब सोच रही थी, तभी अचानक मेरे ससुर ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। तुमसे कितनी बार कहा है, कमरे से बाहर मत निकला करो। मैंने कहा, पापा जी, मैं राज को और आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। खाना लग गया है, आप लोग खाना खा लीजिए।
मैं बस जा ही रही हूँ। उनके कहने पर मैं उन्हें वजह बताकर फौरन ही वापस से अपने कमरे में आ गई। एक दिन मैं घर के गार्डन में टहल रही थी, तभी अचानक कपड़े लेकर धोबी आ गया, तो मैं कपड़े देखने के लिए उसके पास चली गई और उससे कहने लगी कि कपड़े ठीक से तो धोए हैं ना, कोई गलती तो नहीं की है। वह कहने लगा, मालकिन कैसी बातें कर रही हैं, मैं इस घर का पुराना नौकर हूँ और मैं यहाँ के बहुत सालों से कपड़े धो रहा हूँ। मैंने उससे कहा, इतने सालों से यहाँ पर कोई औरत नहीं थी जो तुम्हारी कमियां देखती। अब मैं आ गई हूँ तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। वह मुझसे कहने लगा, मालकिन मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या काम है। तो वह कहने लगा, मेरी बड़ी बेटी है जो जवान हो गई है, उसकी उम्र शादी की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े साहब से बात करो कि मेरी बेटी भी बड़े घर की बहू बनकर सुखी रहे। उसकी बात सुनकर मैं घबरा सी गई थी। मैंने उसको समझाया, देखो वह शादी तो कर देंगे, मगर तुम कल को अपनी बेटी से अगर मिलोगे तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उस लड़की के ससुराल वाले कभी भी यह बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी बहू के गरीब मायके वाले उनके बड़े से घर में उनसे मिलने आए। मेरी बात पर वह उल्टा मुझे समझाने लगा कि मालकिन हमारे लिए हमारी बेटी अच्छे घर में रहे, शादी कर जाए और सुखी रहे, यही काफी है। मालकिन उसके अच्छे नसीब के लिए हम माँ बाप यह कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना। उसकी बात पर मैंने कहा, ठीक है, फिर देखते हैं। मैं सुबह अपने ससुर जी से बात करती हूँ। मैंने अगले दिन ही अपने ससुर से इस बारे में बात की, मगर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। मैंने जब अपने ससुर को बताया कि जो धोबी हमारे घर कपड़े धोता है, वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। आप तो सब लोगों की बेटियों की शादी करवाते हैं, इसलिए आप उसकी बेटी की भी शादी करवा दें। मेरे ससुर ने कहा कि नौकर से कहो कि कल वह उसे बंगले पर लेकर आ जाए। 4-5 दिन बाद उसकी बेटी की शादी कर दी जाएगी, लेकिन उसको यह बात समझा देना कि कभी वह अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाएगा। उसकी गरीबी की वजह से उसकी बेटी को तलाक भी हो सकती है। मैंने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी, आखिर ऐसा भी क्या हो जाएगा अगर वह शादी के बाद अपनी बेटी से मिलने चले जाएंगे तो? कितनी आसानी से उसका पति उसे तलाक दे देगा। ऐसा में उसके माता-पिता की क्या गलती है कि वह गरीब है? जाहिर-सी बात है, माता-पिता अपनी बेटी देते हैं तो उन्हें शादी के बाद अपनी बेटी की याद आती है, तो वह अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल चले जाते हैं। हाँ, पर वह ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी-कभी तो अपनी बेटी को देख सकते हैं। मेरे ससुर ने कहा, तुम खामोश रहो, यहाँ हमारे घर के मामलात हैं और तुम्हें इस मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है, तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम सारे घर में घूमती-फिरती हो और तुम शहर की लड़की क्या जानो, इस गाँव में क्या विवाद होता है। मैं खामोश हो गई, अपने ससुर का ऐसा बिहेवियर देखकर, और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मैंने अगले दिन नौकर से कहा, उस धोबी को घर बुला लिया और उसकी मेरे ससुर से बात हुई। उसे सारी बात बता दी गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह पागल खुशी में मेरी बात नहीं सुन रहा था। अगले दिन अपनी बेटी को वह बंगले पर लेकर आ गया और मेरे ससुर से मिलवा दिया। मेरे ससुर ने देखते ही कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। उनकी तारीफ पर वह लड़की शर्मा गई, जबकि मुझे भी वह लड़की बहुत पसंद आई थी। धोबी कहने लगा, भगवान का शुक्र है, मेरी सारी बेटियां ही खूबसूरत है। धोबी ने मेरे ससुर से अपनी बेटी की शादी की बात की, तो उन्होंने कहा, ठीक 5 दिन बाद तुम्हारी बेटी की शादी है, इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। उनकी बात पर मैं अपने ससुर की तरफ हैरानी से देखने लगी थी। धोबी को भी बहुत हैरत हुई और उसकी बेटी को भी बहुत हैरत हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी की बेटी को उसकी शादी से पहले बंगले में रहने के लिए नहीं कहा। वह शादी से 1 दिन पहले ही लड़की को बुलाते थे। धोबी कहने लगा, बड़े साहब, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे घर से ही विदा हो, फिर जाने कभी हम अपनी बेटी से मिल पाएंगे या नहीं। मेरे ससुर ने कहा, दोबारा तुम्हारा मिलना कभी नहीं होगा अपनी बेटी से। उन्होंने जब यह बात कही तो मैं चौंक गई और अपने ससुर से कहने लगी, आखिर यह अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकता? तो मेरे ससुर कहने लगे, तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हमारे मामलात में दखल-अंदाज़ी मत किया करो और जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। अपने ससुर का ऐसा बिहेवियर देखकर मैं कमरे से तो बाहर चली गई थी, लेकिन मैं कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। मेरे ससुर ने धोबी से कहा,
कि हम लड़कियों की शादी इसी तरह से करवाते हैं कि शादी के बाद उनके माता-पिता अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवानी है, तो शादी के बाद उससे मिलने नहीं जाओगे और अगर हमारी बात नहीं मानोगे, तो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर जा सकते हो। धोबी अचानक घबरा गया और कहने लगा, बड़े साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। उसने हिचकिचाते हुए मेरे ससुर से पूछा कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। मेरे ससुर ने उसको फिर से जवाब दिया कि पूरे 5 दिन में तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर उसे तसल्ली हो गई और वह वहां से वापस चला गया। धोबी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि मैं इस शादी के खिलाफ थी। मैं चाहती थी कि जब इन लोगों को वजह पता नहीं है, तो फिर यह लोग अपनी बेटियों की शादी बेवजह कैसे करवाते हैं? आखिरकार किसी के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह मेरे ससुर से पूछे कि शादी होने के बाद हम अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकते? लेकिन कोई भी यह सवाल मेरे ससुर से करने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं अपने ससुर से यह सवाल करती, तो वह मुझे हर बार डांट दिया करते थे। मैं अपने पति से भी यह बात नहीं कह सकती थी क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझसे मना किया हुआ था कि मेरे पिताजी के किसी भी फैसले पर तुम कोई एक्शन नहीं लोगी। अब मैं बड़ी परेशान थी कि मेरे ससुर इस लड़की की शादी अपने खर्चे पर ही करवाने वाले थे। जिस लड़के से धोबी की बेटी की शादी होने वाली थी, वह लड़का बहुत अच्छा था, पर अमीर भी था, जिस पर धोबी बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि उसकी बेटी को इतना अच्छा पति मिलने वाला था। जिस दिन लड़के वाले बंगले पर आए थे, उस दिन धोबी और उसकी बेटी को भी घर पर बुला लिया गया था। मगर मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे ससुर ने धोबी को धोबी की हैसियत से उन लोगों से मिलवाया था। ये नहीं बताया था कि इस लड़की के पिता हैं। शायद उसके दिल पर यह तकलीफ हुई होगी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे अमीर लड़के से होने वाली थी। धोबी को तो अपनी बेटी के ससुराल वाले बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले ही दिन उन लोगों की शादी तय हो गई। ससुर ने घर में शादी की तैयारी शुरू कर दी। मैं भी आज पहली बार इस घर में शादी देखने वाली थी, क्योंकि हर बार जब यहाँ पर किसी लड़की की शादी होती थी कि मेरे ससुर मुझे कमरे से निकलने से मना कर दिया करते थे और आखिरकार उस लड़की की शादी का टाइम आ गया। मेरे ससुर ने बड़े धूमधाम से उस लड़की को विदा किया था। मैं अपने कमरे की बालकनी से सब कुछ देख रही थी। धोबी और उसकी पत्नी का अपनी बेटी से मिलते टाइम बहुत बुरा हाल था। ये सब देखकर तो मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उस लड़की के माता-पिता के साथ अन्याय हो रहा था। मगर उसको अच्छा घर मिल रहा था, इसी में उसके माता-पिता बहुत खुश थे। उसकी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था, जब धोबी दोबारा से मेरे पास आया और कहने लगा, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी पत्नी मेरी बेटी को याद करके दिन भर रोती रहती है। उसका उससे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने धोबी से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मेरे ससुर की कही हुई बात याद नहीं है क्या? इस ख्याल को अब सारी जिंदगी के लिए तुम अपने और अपनी पत्नी के दिल से निकाल दो। धोबी कहने लगा, मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम अपने दिल को संभाल लो, वरना हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने सख्ती से अपनी पत्नी को समझाया और इस ख्याल को उसके दिल दिमाग से निकालने को भी कहा, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मालकिन, गलती मेरी पत्नी की नहीं है। दिल तो मेरा भी तड़प रहा है अपनी बेटी से मिलने के लिए, मगर बड़े साहब का सख्त हुक्म है बेटी से ना मिलने का। मैंने धोबी से कहा, अब तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, भला क्या ऐसा भी होता है कि बेटी के घर जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? अमीर लोग इतने भी बुरे नहीं होते, जितना तुम्हारे दिल में मेरे ससुर ने डर पैदा कर रखा है। मैं तो गरीबों की मजबूरियों को समझती हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, वजह कुछ और है जो कि हमारी समझ में नहीं आ रही है। धोबी कहने लगा, मालकिन, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े साहब के आगे इस गांव में किसी की भी नहीं चलती। इस बार कई दिनों से मेरा देवर भी कहीं पर नहीं गया था और 1 महीना पूरा होने वाला था जब मेरे पति के आने का टाइम हो गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राहुल के आते ही यहाँ पर जो कुछ होता है वह सब उनको बता दूंगी।
वरना यहाँ तो यह सब कुछ इस तरह से चलता ही रहेगा। मैंने यह बात नोट की थी कि काफ़ी दिनों से मेरा देवर कहीं जा नहीं रहा था, मगर कुछ दिनों से वह रात को बंगले में मौजूद नहीं होता था। बस सुबह को आता और तैयार होकर घर से निकल जाता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए और मेरे पति घर आ गए। मैं अपने पति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। रात को जब मेरे पति और मैं कमरे में लेटे हुए थे, तो मैं उनके पिताजी की सारी बात उनको बता दी। राहुल, अगर आपके पिता गरीब लड़कियों की शादी अपने खर्चे से करवाते हैं, तो फिर उनके माता-पिता को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता? आखिर इसके पीछे क्या राज है? राहुल कहने लगे। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई राज नहीं है और मैंने तुमसे मना किया था। मेरे पिताजी के किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और देखो यह गांव है। यह गांव में लड़कियों को जल्दी जल्दी तलाक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके घर खराब हो जाते हैं। बस इसी वजह से मेरे पिताजी ने उनके माता पिता से मिलने के लिए मना कर दिया होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। गांव के लोग शहर के लोगों से बहुत अलग होते हैं। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरे पिता शादियां कोई अभी से नहीं करवा रहे हैं। उनको शादियां कराते हुए काफी टाइम हो गया है। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो और इन बातों को छोड़ो। हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैं अपने पति के साथ घर से बाहर घूमने के लिए चली गई थी। हमें घर पर रात को लौटने में काफी देर हो गई थी। मेरे पति थक हार कर सो गए थे और उसके बाद मैं भी सो गई। मेरे पति के यहाँ पर रहते हुए 2 दिन पूरे हो गए थे। उसके बाद वह दोबारा से शहर वापस चले गए। लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। मुझे इस बात का अफ़सोस था। जब मेरे पति चले गए, तो उस रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक मुझे किसी नौकर के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं फौरन नीचे की तरफ भागी और आवाज़ बंगले के ऊपर वाले हिस्से की तरफ से आ रही थी। मेरे ससुर बेदर्दी से एक नौकर को मार रहे थे और वह बुरी तरह से रो रहा था और उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था और वहाँ के एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैं चुपचाप उस कमरे की तरफ गई और देखने के बाद जल्दी से मैं दीवार के पीछे छुप गई कि मेरे ससुर मुझे ना देख ले। लेकिन जो मैंने वहाँ देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह से डर गई। तभी मेरे ससुर नौकर से कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दरवाजे को खोलने की? बताओ, बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मेरे ससुर बुरी तरह से उस नौकर को डांट रहे थे। वह लगातार गिड़गिड़ाकर उनके पैरों में बैठकर उनसे माफी मांग रहा था। उसके शोर पर घर के बाकी नौकर भी वहां पर शामिल हो गए और मैं भी चोरी चुपके यह सब कुछ देख रही थी। क्योंकि अगर मेरे ससुर मुझे देख लेते, तो वह मुझे सबके सामने डांट देते और कमरे में जाने के लिए कहते। सब बड़ी हैरानी से उस कमरे की तरफ देख रहे थे। वह लोग भी बुरी तरह से डरे हुए थे। मेरे ससुर उस नौकर को मारे जा रहे थे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो उनको रोक सके। तभी अचानक मेरा देवर वहां पर आया और उसने उनको काबू कर लिया और उनको वहां से ले गए। उस कमरे में मौजूद लाश को देखकर सबके जाने के बाद मैं भी चुपचाप वहां से अपने कमरे में भाग गई। लेकिन कमरे में आने पर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं चुपके चुपके अपने ससुर के कमरे के बाहर आ गई, जहाँ पर मेरे देवर और मेरे ससुर मौजूद थे। हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था, जहाँ से मैं उन दोनों को अच्छी तरह से देख सकती थी। मुझे मेरे ससुर के बोलने की आवाज आ रही थी। वह मेरे देवर से कह रहे थे कि मैं उसको जान से मार देता। उसने हिम्मत भी कैसे की दरवाजे को खोलने की। मेरा देवर कहने लगा, पिताजी, आप होश से काम लें और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हमारा तमाशा बन जाएगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप सारे नौकरों के सामने उसको इस तरह से पीट रहे थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारी सच्चाई खुल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। होश से काम लीजिए और कोई झूठ-मूठ बात बनाकर उन लोगों को बताइए कि उस कमरे में किसकी लाश है। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा राज जान ले, जिसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, इतने लोगों को मारा है और कितनों को कैद कर रखा है। सिर्फ एक सच को छुपाने की खातिर इतनी मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत जाया हो जाए। आप इस नौकर को नहीं मारते, बल्कि वही करते जो हम बाकी सबके साथ करते हैं। अगर कोई हमारी सच्चाई जान लेता है, तो हम उसको कैद कर देते हैं और फिर मार देते हैं। किसी को भी पता नहीं पड़ता। लेकिन आज आपके गुस्से ने मरवा दिया है। मैंने मना भी किया था कि नौकरों को ऊपर की तरफ मत भेजा करो। अब मगर लगता है कि यह भूत वाला आइडिया कुछ ज्यादा खास नहीं था। मेरा देवर लगातार बोलता चला जा रहा था
और मैं यह सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और मेरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह दोनों इतने घिनौने इंसान हैं। उन्होंने लोगों को कैद भी किया है और उनको मारा भी है। लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं पता चल पाया था कि यह कौन से राज की बात कर रहे थे। इन्होंने अगर लोगों को कैद किया हुआ था, छुपाया हुआ था, तो इन सब की क्या वजह थी? मैं वहां पर खड़ी हुई यह सब कुछ सोच रही थी। अब मैं शांत नहीं रह सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज को जानकर ही रहूंगी और जब यह राज खुलकर मेरे सामने आ जाएगा, तो अपने पति को सबूत के साथ उनके पिता और भाई की हकीकत बताऊंगी। मैं जब बाहर गई, तो नौकर भी एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। मुझे उन लोगों को देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं अपने कमरे में आकर वैसे ही सोच रही थी कि वहां पर यह लाश क्यों मौजूद थी, क्यों उसको मारा गया था, किसके लिए, किस लिए मारा गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने देवर और ससुर पर कड़ी निगाह रखनी होगी। अगले दिन मेरे ससुर ने सारे नौकरों को जमा किया और कहने लगे, जो कुछ भी कल रात हुआ था, वह इस बंगले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना जो लाश उस कमरे में मौजूद थी, वह मेरा नया नौकर था और कल ही वह काम पर आया था। मैंने पुराने नौकर से कहा था कि उसको काम समझा दे, मगर मुझे नहीं पता था कि वह ऊपर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। उस नौकर का कत्ल उस नौकर ने किया है, जिसको मैं कल मार रहा था। मैंने खुद उसको रंगे हाथों पकड़ा था, तभी उसको मारा भी था। उसकी सजा उसको मिल रही है। उसको कैद कर दिया गया है। कत्ल कोई आम बात नहीं है। उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। कल को वह हम में से भी किसी का कत्ल कर सकता है, इसलिए उसको कैद कर दिया गया है। अब सब जाओ और अपना-अपना काम करो। लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर झूठ बोल रहे हैं। ज़रूर मेरे ससुर और देवर कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुन चुकी थी कि कोई राज है और एक सच है, मगर उन्होंने अपने कत्ल का इल्ज़ाम उस मासूम नौकर पर लगा दिया था, जिसने उनका राज जान लिया था। आखिर क्या था वह राज? आखिर क्या बात हो सकती है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत कुछ समझने की कोशिश और सोचने की कोशिश कर रही थी। आखिर मैं किस तरह से इनके राज का पता लगा सकूं? मैंने बहुत कोशिश की जानने की, मगर मैं जान नहीं सकी। एक दिन मैंने सोचा कि मेरी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। वह है हमारे घर का धोबी। मैंने नौकरों से उसका पता लिया और मैं उसके घर पर चली गई। उसके घर पर गई तो उसकी पत्नी की बहुत बुरी हालत हो रही थी। वह अपनी बेटी को याद करके पूरी तरह से रो रही थी। धोबी और उसकी पत्नी मुझे अपने घर में देखकर घबरा गए थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी और कहा कि हवेली के अंदर कोई ऐसा राज है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है। मैं इस राज को जानना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? धोबी बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने कहा, मालकिन, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर बड़े साहब को इस बारे में पता चल गया, तो वह मुझे जान से मार देंगे। मैंने उससे कहा, तुम लोग मेरे ससुर से इतना क्यों डरते हो? मैं तो उस घर में रहती हूँ, मैं उनसे नहीं डरती, तो तुम लोग इतना क्यों डरते हो? देखो, अगर कोई बात होगी, तो मैं अपने पति को बुला लूंगी और उनको सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम प्लीज मेरा साथ दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे गांव वाले के सामने अपने ससुर और देवर की सच्चाई लेकर आ जाऊं, ताकि यहाँ के भोले-भाले लोग मेरे ससुर की बातों में आने से बच जाएँ। और हमारे घर के नौकर भी गरीब हैं, इस गाँव के रहने वाले हैं और उनके साथ मेरे ससुर का बहुत बुरा सलूक है। मैं तुम लोगों का फ़ायदा करना चाहती हूँ। मैं इस गाँव के लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और इस गाँव के लोगों को समझदार बनाना चाहती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से धोबी को और उसकी पत्नी को राज़ी किया था। धोबी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। धोबी का नाम महेंद्र था। मैंने महेंद्र को अपना प्लान समझाया और कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, जिससे तुम अपनी बेटी से भी मिल सकते हो। वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया कि मैं किस तरह से अपनी बेटी से मिल सकता हूँ, मालकिन। मैंने कहा, तुम अपनी बेटी की ससुराल जाकर उससे नहीं मिल सकते, लेकिन कोई और तो तुम्हारी बेटी के ससुराल जाकर उससे मिल सकता है। मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगा, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? कौन जाएगा मेरी बेटी के ससुराल? मैंने उसको बताया कि तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें ही भेष बदल कर उसके ससुराल जाना पड़ेगा। तुम उसको देखकर वापस आ जाना और फिर वह अपने ससुराल में कैसी है, क्या करती है, यह सब आकर अपनी पत्नी को भी बता देना।
जिस तरह से तुम्हारी पत्नी भी सुकून से हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी बेटी की शादी को 3 महीने हो गए हैं, पर तुमने अभी तक अपनी बेटी को नहीं देखा है। मेरा यह प्लान सुनकर धोबी बहुत खुश हुआ था और वह राजी हो गया था। धोबी भेष बदलकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया था, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी के ससुराल का एड्रेस था। वह एक बाबा के रूप में अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। मैं उसके घर पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद धोबी वापस आकर अपने घर लौट आया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? मिल पाए तुम अपनी बेटी से? कैसी है तुम्हारी बेटी? तो वह मेरी तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, मालकिन, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या हुआ है? लेकिन जो उसने मुझे बताया, यह सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसने मुझे बताया कि मालकिन, जब मैं बड़े साहब के बताए हुए पते पर अपनी बेटी के ससुराल गया, तो वहां पर सिर्फ खाली एक मैदान पड़ा हुआ था, जहां पर घर तो दूर की बात कोई दीवार भी नहीं थी। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा कि यहाँ पर एक घर था, क्या हुआ? गिरवा दिया गया क्या? मगर वहां के लोगों ने मुझसे कहा, यहाँ पर कभी कोई घर था ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ सड़क बनी हुई है। एक सड़क किनारे किसी का घर नहीं हो सकता। मैंने काफी देर तक वहां पर घर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दिया था, और फिर मैं वापस आ गया। धोबी की यह बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर धोबी की बेटी के साथ क्या हुआ है। इसका मतलब मेरे ससुर ने इसको बेवकूफ बनाया था। यह सब सुनकर धोबी की पत्नी और भी ज्यादा रोने लगी। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने धोबी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हें आवाज उठानी होगी। तुम चलो मेरे साथ, अपनी पत्नी को लेकर, और मेरे ससुर से सवाल करो इस बात का कि आखिर तुम्हारी बेटी कहाँ है, और उन्होंने तुमसे झूठ क्यों बोला। अब तो धोबी के अंदर भी हिम्मत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके साथ झूठ बोला गया था। वह मेरे ससुर से सवाल करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मेरी बात धोबी को बिल्कुल ठीक लगी थी। इस बात का जवाब तो मेरे ससुर ही दे सकते थे। पहले मैं घर पहुंच गई, और उसके बाद वह दोनों पति पत्नी हवेली आ गए और मेरे ससुर के कमरे में जाकर बैठ गए। मेरे ससुर के कमरे में मेरा देवर भी मौजूद था। वह लोग जब उनके कमरे में पहुंचे और उनसे अपनी बेटी के बारे में सवाल किया, तो पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मगर आखिरकार थोड़ी देर बाद मेरे ससुर कहने लगे, अगर तुम आधा सच जान ही गए हो, तो पूरा सच मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लड़के वालों को तो बहुत पसंद आ गई थी, और बदकिस्मती से मेरे बेटे को भी पसंद आ गई थी। मगर मैंने अपना भरम रखने के लिए तुम्हारी बेटी की शादी तो करवा दी थी, लेकिन मेरा बेटा इस बात से खुश नहीं था। उसको तो तुम्हारी बेटी ही चाहिए। फिर क्या था, बस मैंने उसके पति से खरीद कर उसे अपनी बेटी के नाम कर दिया। बहुत इज्जत वाली थी तुम्हारी बेटी। मेरे बेटे के साथ ज्यादा टाइम वह गुजार ना सकी, और फिर बेचारी इस दुनिया से चली गई। उनकी बात पर मैं भी हैरान थी, और नौकर और उसकी पत्नी भी हैरानी से मेरे ससुर की तरफ देख रहे थे। धोबी की पत्नी तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, और धोबी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें नम हो गई थी। जिस बेटी के अच्छे नसीब के लिए उन्होंने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा, उसकी वह बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अगली बात उन्होंने यह बताई कि इतना ज्यादा अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी को मरे हुए 1 महीना हो गया है। धोबी रो रो कर कहने लगा कि बड़े साहब, आपने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ? और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आप लोग मेरी बेटी के कातिल हैं। मेरे ससुर कहने लगे, अरे, तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी थी, जिस पर मेरे बेटे का दिल आ गया था, वरना तो हम लड़कियों को कोठों पर दे देते हैं, और यही तो हमारा धंधा है। बस शादी तो एक बहाना है। हम तो झूठ मूठ कर नाटक करते हैं शादी करवाने का। सच बात तो यह है कि हम उनको बेचकर उनकी कीमत वसूलते हैं, और तुम्हारी बेटी की कीमत वसूलने पर भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। मगर तुम्हारी बेटी वाकई बहुत खूबसूरत थी। अपने बेटे के लिए मैंने डबल कीमत देकर कोठों से उसे खरीदा था, उस इंसान से जिससे मैंने उसकी शादी करवाई थी। वह कोठे का मालिक था, जो अपने धंधे को चलाने के लिए धोखे से ना जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था। उनकी बात सुनकर वह दोनों और भी ज्यादा रोने लगे। आखिर किस तरह से उन लोगों ने अच्छे नसीब के लालच में अपनी बेटी को इस नरक में झोंक दिया था। तभी अचानक ही मेरा देवर भी बोल पड़ा और कहने लगा, पिताजी, आप इन लोगों को यह सब कुछ क्यों बता रहे हैं?
बंद कर दो जाकर इनको भी कैद में। इनके साथ भी वही होगा जो हम दूसरों के साथ करते हैं। याद है उस नौकरानी की बेटी की बात, जिसकी हमने 10 महीने पहले शादी करवाई थी? इतना मना किया था उससे कि ना मिलने जाए अपनी बेटी से, लेकिन वह हमारे लाख मना करने के बावजूद भी अपनी बेटी से मिलने के लिए चली गई थी। फिर क्या था? उसको उसकी बेटी वहां पर मिली ही नहीं। वह इसी तरह हम लोगों से सवाल करने के लिए आई थी। फिर आपने उसको सच बता दिया और फिर हमने उसको भी कैद कर दिया था और उसके बाद वह यहाँ से नहीं निकल सकी थी और तड़प तड़प कर उसने जान दे दी थी। मेरे देवर की यह बात सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा था। मैं यहाँ सब कुछ खड़ी हुई अपने ससुर के कमरे के दरवाजे से देख रही थी और सुन रही थी, और मैं खामोशी से उन लोगों की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी जो कि मेरे फोन में इसी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी थी। और मेरे पास उन लोगों के खिलाफ अब एक ठोस सबूत था। मेरे ससुर और देवर जबरदस्ती धोबी और उसकी पत्नी को पकड़कर ऊपर वाले कमरे में ले गए। आज मैं समझ गई थी कि इस कमरे में क्या हो रहा था। ऊपर वाले कमरे में यह लोग सवाल किए हुए लोगों को बंद कर दिया करते थे। उन लोगों ने उन दोनों को बंद कर दिया और मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में गई और मैंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया और पुलिस को वह वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दी। 15 मिनट बाद ही पुलिस भी हमारे घर पर आ गई थी और पुलिस ने हमारे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस को देखकर गांव के काफी सारे लोग भी बंगले के बाहर जमा हो गए थे। पुलिस ने जाकर सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में जो लोग कैद थे उनको रिहा किया। मेरे ससुर ने पुलिस से कहा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गांव के सरपंच के घर में इस तरह से घुस आने की। और पुलिस इंस्पेक्टर ने जब मेरे ससुर को वह वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो मेरे ससुर और देवर के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, सरपंच जी, आज आपके खिलाफ बहुत ठोस सबूत है। बस आपकी आज सरपंचगिरी खत्म होने वाली है। मेरे ससुर और देवर हैरान थे कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन था, किसने यहाँ सब कुछ किया था। मैं खुद ही अपने ससुर के करीब आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो मैंने ही बनाई थी, क्योंकि मैं काफी दिनों से आप लोगों पर निगाह रखे हुए थी। आखिर आप लोग इस घर में क्या करते हैं? लोग अगर आपका सम्मान करते हैं तो आप लोगों का इस तरह से फायदा उठाते हैं। आपने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मैंने वह वीडियो अपने पति को भी भेज दी थी। मेरे पति भी 1 डेढ़ घंटे में घर वापस आ गए थे और अपने घर का ऐसा हाल देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पुलिस ने मेरे ससुर और देवर को अरेस्ट कर लिया था। यह बात सारे गांव वालों को पता चल गई थी और गांव वाले और घर के नौकर ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि मेरे ससुर और देवर ने सारे गांव का भरोसा तोड़ा था। बंगले के ऊपर वाले हिस्से से बहुत सारे कैदी निकले और बहुत सारे कैदियों की लाशें भी मौजूद थी। पुलिस ने उन सब के बयान लिए। मेरे ससुर की इस गांव में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब उनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। मेरे पति को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि उनके पिता और भाई गांव के सरपंच होने की आड़ में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिन लोगों ने अपनी बेटियों को खोया था वह आज बहुत ज्यादा पछता रहे थे। कोर्ट ने मेरे ससुर और देवर को उम्र कैद की सजा दी थी। मेरे पति ने बंगले को बंद करवा दिया था और वह गांव से मुझे लेकर अपने साथ शहर आ गए थे। अब मैं अपने पति के साथ शहर में ही रह रही हूँ। बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पति को मुझ पर गर्व है कि मैंने इतने बड़े राज का खुलासा किया था और इस क्रम को आगे और बढ़ने से रोक दिया था, क्योंकि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। वह कभी भी इस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते। मेरी हिम्मत और साहस की वजह से ही उनके अंदर भी हिम्मत पैदा हुई थी, जो उसने मेरा साथ दिया था। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रह रही हूँ और यहीं पर परमानेंट शिफ्ट हो गई हूँ। उस दिन के बाद हम कभी गांव वापस नहीं गए, क्योंकि हमारी जिंदगी शहर में ही बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन आज भी मेरे पति को अपने पिता और भाई की हरकत पर बहुत ज्यादा अफसोस है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।